नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो आने पर जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 NCERT गणित का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो चीज़ हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है रेखाखंड। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने ये जाना था रेखाखंड और किरण। ठीक है, तो देखिए रेखाखंड में क्या होता है, प्रारंभिक सिरा होता है और अंतिम सिरा भी होता है, वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। तो ये एक रेखाखंड है। अब मैं रेखाखंडों का प्रयोग करते हुए कुछ आकृतियाँ बनाता हूँ। मैंने एक रेखाखंड लिया, ये एक आकृति बनी। फिर मैंने दो रेखाखंड लिए और जिससे ये आकृति बनी। ठीक है, फिर मैंने तीन रेखाखंड लिए जिससे ये आकृति बनी। ठीक है, तो इस एक रेखाखंड से आप बंद आकृति बना सकते हो क्या? नहीं। क्या दो रेखाखंडों से आप बंद आकृति बना सकते हो क्या? नहीं। कम से कम कितनी रेखाखंड हो तब बंद आकृति बनेगी? 3 रेखाखंड होंगे तब एक बंद आकृति बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 रेखाखंड लिए तब एक बंद आकृति बनी, और यही बंद आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं बहुभुज की। ठीक है, देखिए केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या होगी? बहुभुज होगी। ठीक है, रेखाखंडों से बनी हुई होनी चाहिए और उसके साथ में बंद होने चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं बहुभुजों की। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक आकृति लेता हूँ। क्या ये बहुभुज है? क्या ये एक बहुभुज है? क्या ये एक बहुभुज है? क्या ये सारे बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है और ये बंद है, लेकिन इसकी रेखाएं आगे जा रही है। ठीक है, ये रेखाएं बन रही। ठीक है, तो ये क्या है? बहुभुज नहीं है। और ये जो है वो क्या है? सारे बहुभुज है। ये बहुभुज है। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ये है बहुभुज है, जिसको हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और इस अध्याय में हम चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये जो आकृति है इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए ये क्या कहलाएगा? आपके पंचभुज कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। जितनी भुजाएं होंगी उसी आधार पर हम नाम देते जाएंगे, ऐसे सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? आपके बहुभुज होंगे। तो ये बहुभुज हो गए और ये है वो बहुभुज नहीं है, ये आप इसमें पहचान जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सम व विषम बहुभुज। ठीक है, सम बहुभुज वह बहुभुज है जिनकी सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण समान होते हैं, वो तो सम बहुभुज है। और जिनके सभी भुजाएं और सभी कोण समान नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? विषम बहुभुज होते हैं। देखिए, सम बहुभुज के उदाहरण आपके हो गए। देखो यहाँ पे हम सम के उदाहरण लिख देते हैं। सम के उदाहरण देखो, वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये क्या है? सम पंचभुज है, सम षटभुज है, सम सप्तभुज है। ये सारे क्या है? सम बहुभुज है, जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो। और विषम में कौन आ जाएंगे? विषम में देखो आपके आयत है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ये किस में आ जाएंगे? विषम में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे विषम
चतुर्भुज। अब हम बात करते हैं विकर्ण की। देखिए विकर्ण कहाँ होगा, जैसे देखो ये चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के अंदर इस कोने को इस कोने से मिला दिया, ये क्या है, विकर्ण है। इस कोने को इस कोने से मिला दिया, ये क्या है, विकर्ण है। तो ये थी बात अपने विकर्णों की। ठीक है, अब देखिए इसके कितने भाग होते हैं, मतलब बहुभुज के भाग क्या होते हैं, कितने होते हैं। देखिए बहुभुज, जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसके कितने भाग है, देखो ये जो बाहर है ये तो हो गया बहिर्भाग, ठीक है। ये जो अंदर है, अंदर की तरफ हो गया अभ्यंतर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे विशेष। अब हम बात करते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज की। ठीक है, उत्तल और अवतल बहुभुज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम उत्तल की, और इधर बात करते हैं हम अवतल की। ठीक है, देखिए यहाँ उत्तल बहुभुज, मैं यहाँ पे लाइन खींच के आकृति अब बना देता हूँ उत्तल की। देखिए ये एक उत्तल बहुभुज है, ठीक है, ये है एक उत्तल बहुभुज है, ठीक है, यह एक उत्तल बहुभुज है, ठीक है, ये जो आप बनोगे से, ठीक है। और इसी प्रकार से ये भी आपका एक उत्तल बहुभुज है, ठीक है, ये सारे उत्तल बहुभुज हैं, ठीक है। अब यहाँ अवतल बहुभुज में हम बात करते हैं। देखिए ये अवतल है, ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, अवतल है, और इसी प्रकार से हम और लेते हैं इसे, ये भी क्या है, एक अवतल बहुभुज है। देखिए यहाँ पे आपने क्या पहचाना, ऐसी आकृति जिसका एक कोना अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, वो क्या है, आपके अवतल है। देखो ये कोना देखो अंदर की तरफ है, इसका ये कोना अंदर की तरफ है, इसका ये कोना अंदर की तरफ है, मतलब एक कोना अंदर की तरफ धंसा हुआ हो वो क्या है, अवतल बहुभुज है। और जिसका कोई भी कोना अंदर की तरफ न धंसा हुआ हो वो क्या है, उत्तल बहुभुज है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण कहाँ बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे, और इनके विकर्ण है वो कहाँ बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। तो कोई ऐसी आकृति जिसका एक विकर्ण, कम से कम एक विकर्ण बाहर की तरफ है तो वो क्या है, अवतल बहुभुज है। और कोई भी विकर्ण बाहर की तरफ नहीं है तब क्या है, वो उत्तल बहुभुज है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सा याद रखने के लिए ये चीज़ है कि एक कोना क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ धंसा हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका, देखो ये कोना कहाँ है, बाहर की तरफ है, देखो, और यहाँ पे देखो उल्टा है, ये कोना कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो ये क्या है, उत्तल है, और ये क्या है, अवतल है। आपको विशेष ध्यान रखना। अब अगर बात करें कोणों के आधार पर, तो देखिए कोणों के आधार पर बात करें तो सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं इसमें, और कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक, ठीक है। अब देखो ये कैसे याद रखोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो उत्तल है इसमें कितने ये वर्ण हैं, 1 2 और 3, इसमें कितने वर्ण हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें देखो वर्ण 3 है, उसमें वर्ण कितने हैं, 4 है, इसमें कम है उसमें ज़्यादा है। तो इसमें वर्ण कम है तो 180 डिग्री से कम, इसमें वर्ण ज़्यादा है, ठीक है, कितने वर्ण ज़्यादा है, इससे एक वर्ण ज़्यादा है तो एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो उत्तल और अवतल के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कोण योग गुणधर्म की, ठीक है। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर के जो सभी कोण हैं ये वाले, ये सभी कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सभी अंदर वाले कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको मैं दो कोणों का माप दे दूँ, मैं कह दूँ ये 50 है, ये 60 है, बताओ ये कितने का है।
तो आप आसानी से बता सकते हो कैसे, 180 डिग्री में से घटाओगे, क्या घटाओगे, ये जो दो दे रखे हैं उनको जोड़ करके, मतलब 60 + 50 ये घटाओगे तो कितना, 110, यानी 180 में से कितना घटाओगे, 110 घटाओगे, कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको त्रिभुज के या कोई भी बहुभुज है उसके सारे कोण दे दे, एक कोण का मान आपको पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी अंत्य कोणों का योग कितना है, उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे जो कोण हमें दे रखे हैं, तो जो पीछे बचा है वो कोण हमको मिल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ एक बात आपको विशेष समझाना चाहूँगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पे ये बात है कि एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कितना डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री। मतलब ये जो कोण है, यहाँ बिंदु ले लो, मान लो ये इस बिंदु पर ये जो कोण है वो कितने का है, 180 डिग्री का है। अब मैं इस बिंदु से कोई ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ऐसे ये खींच दी, चाहे मैं ऐसे खींच सकता था, कैसे भी ये खींच दी, तो ये वाली लाइन इस कोण को कितने भागों में बांट देती है, 2। एक तो ये इधर का, एक ये इधर का, ठीक है। अब मैं कह दूँ ये 70 डिग्री का है, तो ये कितने का है, ये देखिए टोटल 180 है, एक भाग 70 का, दूसरा कितने का होगा, 180 में से हम घटा देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे हम त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज को मैं ऐसे बाहर बढ़ा दूँ, इस त्रिभुज की इस भुजा को मैं बाहर बढ़ा दूँ, तो देखो ये ऐसे बढ़ाया तो ये पूरा कोण कितने का है, 180 का है। ये कितने का है, 50 का, तो पीछे कितना रहेगा, ये आप 180 में से घटा दोगे तो 130 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ये 130 डिग्री है। अब ये तो अंदर का है, ये कहाँ का है, बाहर का कोण है, ये आपको ध्यान रखना, ये अंदर का, ये बाहर का। अगर आपको अंदर का दे रखा है, बाहर का निकालना है, 180 में से घटा दो। अगर आपको बाहर का दे रखा है, अंदर का बताना है, तो भी 180 में से घटा दो, तो आपको ये कोण मिल जाएगा। बाहर का निकालना है, 180 में से घटा दो, अंदर का निकालना है, बाहर का दिया हुआ होगा, 180 में से घटा दो, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कोण मिल जाएंगे। अब हम देखो बात करते हैं हम आगे, अब सभी 22 कोणों का योग कितना होता है, फिर हम देखेंगे अंत्य कोणों का क्या होगा। तो पहले हम 22 कोण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, बहुभुजों के सभी 22 कोणों का योग 360 डिग्री। चाहे कितनी भी भुजाएं हो, 10 भुजाएं हो, चाहे 8 भुजाएं हो, चाहे 13 भुजाएं हो, चाहे 50 भुजाएं हो, चाहे 20 भुजाएं हो, चाहे 5 भुजाएं हो, कितनी भी भुजाएं हो, उसके उस बहुभुज के सभी बाहर के कोणों का योग अगर हमें बताना है तो वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। कोई भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, उसके सभी 22 कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब देखिए आपको पूछ ले प्रत्येक 22 कोण का मान, तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री में भाग लगाना n का। n मतलब भुजाओं की संख्या, ठीक है। देखो कैसे, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज के सभी 22 कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपको पूछे कि प्रत्येक मतलब बाहर के 3 कोण होंगे और तीनों कोण, मतलब प्रत्येक का कब पूछेगा, जब तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी तो प्रत्येक कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3 भुजाएं हैं तो 3 का भाग लगा देंगे, तो बाहर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, आपके यहाँ पे प्रत्येक कोण हो जाएगा, देखो 1 और 2 120 डिग्री का। तो ये आप क्या करोगे, 360 में n का भाग लगा दोगे। n कौन है, भुजाओं की संख्या, ये आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं बहुभुजों के लिए सभी अंत्य कोणों का योग। अंदर के सभी कोणों का योग निकालना है तो वो अलग अलग भुजाओं के आधार पर कंडीशन अलग अलग होगी और योग है वो अंदर का अलग अलग होगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो है आपका n-2 × 180 डिग्री। तो ये आपको याद रखना। अभी हमने बात की थी त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री को किससे गुणा करें कि आपका उत्तर है वो 180 डिग्री आए। 1 से करें तो
एक कहाँ से, मतलब एक का हम संबंध बिठाएं तो यहाँ पे देखो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। उसमें से क्या घटाएं कि 1 रहे, 2 घटाएं तो 1 रह जाएगा। 1 का गुणा 180 डिग्री से करते हैं तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार हम, ये तो हो गई बात त्रिभुज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज के लिए देखो भुजाएं कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 में से 2 घटाएंगे, गुणा 180 से करेंगे तो देखो ये घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का 180 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसी प्रकार से 5 भुजाओं वाली आकृति के लिए बात करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे, ये 2 घटाएंगे और गुणा करेंगे 180 डिग्री से तो 3 बचेगा। 3 का गुणा 180 से करेंगे तो हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके देखो ये 3 भुजाओं के लिए, ये 4 भुजाओं के लिए, ये 5 भुजाओं के लिए, इसी प्रकार 6 के, 7 के लिए, 8 के लिए, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। n का मतलब है भुजाओं की संख्या। तो या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई सबसे छोटा बहुभुज है वो त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। उसके बाद में 4 भुजाओं की बात कर रहा है तो 18 की टेबल बोलते थे, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 4 72, आगे 720 हो जाएगा। ऐसे ही आप 18 5 90, आगे 900 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप मतलब 18 की टेबल बोलते जाओ, पीछे जीरो लगाते जाओ तो आपको ऐसे मिल जाएगा। देखो 3 भुजाओं के लिए 180, फिर आप 4 भुजाओं के लिए निकालना है तो 18 की टेबल, 5 के लिए तो और आगे टेबल, 6 के लिए और टेबल, 7 के लिए, ऐसे आप टेबल बोलते जाओ, ठीक है। आपको मान मिलता जाएगा और या फिर आप इस सूत्र से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें प्रत्येक बहिष्कोण का मान। अगर हमें प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे में n मतलब भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे। देखिए जैसे ये त्रिभुज है, तीनों अंत्यकोणों को 180 डिग्री है, तीनों भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं, क्यों प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे 3 का भाग लगा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक कोण। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, n-2 इंटू 180 बटा n मतलब भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे भी भुजाओं की संख्या रखनी, यहाँ भी भुजाओं की संख्या रखनी और इसको सोल्व करोगे तो आपको प्रत्येक कोण मिल जाएगा। और ये कब पूछेगा, जब बहुभुज कैसा होगा, सम बहुभुज होगा, ठीक है। तो ये बात हुई अपने यहाँ पे बहिष्कोणों का योग और अंत्यकोणों का योग। अब है चतुर्भुजों के प्रकार, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर लिए हैं चतुर्भुज। तो देखो ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आकृति ऐसी, ये आकृति यूं घुमा कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है देखते हैं इसमें। देखो आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वे समांतर होती है। ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। उसके साथ में ये और ये भुजा समांतर है, ये भुजाओं का जोड़ा समांतर है, ये भुजाओं का जोड़ा समांतर है, ठीक है। और अगली जो बात है वो होंगे सम्मुख कोण समान, मतलब ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, ये समान है। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगली बात, आसन कोण संपूरक होते हैं। मतलब आसन कोण कौन, कोई 2 लगातार कोण चाहिए, 2 कोण ले लो 180 डिग्री के होंगे जोड़ने पर, ये 2 कोण ले लो 180 डिग्री के होंगे, चाहिए 2 कोण ले लो 180 डिग्री के होंगे, या ये 2 कोण ले लो 180 डिग्री के होंगे। तो ये आसन कोण है, ये और ये आसन कोण है, ये और ये आसन कोण है, ये और ये आसन कोण है और ये और ये आसन कोण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब ये 2 लगातार कोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये मैं चित्र का कह दूँ तो ये कितने का होगा, 110 डिग्री का। ये 110 है तो ये भी कितने का होगा, आमने सामने के बराबर है तो 110 का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं विकर्ण की। ये और ये विकर्ण है, तो विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये जो विकर्ण है यहाँ पे जो कटेंगे, ये कटान बिंदु है, वो विकर्ण को ये वाला भाग बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। मैं कह दूँ ये 12 है पूरा, तो ये कितना है, तो आप बता दोगे 6। मैं कह दूँ ये 6 है तो पूरा कितना है, तो ये 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, टोटल हो जाएगा 12।
तो ये विकर्ण क्या करते हैं, आपस में करते हैं, तो ये वाला भाग बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो ये इसके कुछ विशेष नियम थे, जो खास बातें थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आयत की। तो देखो आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखो इसमें ये नियम लागू होगा, आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये नियम लागू होगा आपके सेम, ठीक है। समूह कोण है वो समान होते हैं, ये भी आपके नियम लागू हुआ, ठीक है। आसन कोण संपूरक होते हैं, ये भी नियम आपके यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ये नियम भी आपके यहाँ पे लागू होगा। विकर्ण है ये जो ऐसे आपस में जो कटेंगे वो क्या करेंगे, बराबर होंगे, ये वाला भाग और ये वाला बराबर होगा, ये और ये भाग बराबर होगा, ठीक है। इसमें एक नया ये हो जाएगा कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, ये नया हो गया इसमें एक नियम। ये विकर्ण मतलब ये वाला और ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, समान होती है, इसमें ये रेखाएं समान नहीं होती है, ठीक है। इसमें ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपका एक नया नियम इसमें और जुड़ गया। और प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी आपकी इसमें एक विशेष बात हो जाएगी, सारे कोण है वो समान होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब देखिए बात करते हैं वर्ग की। तो देखो वर्ग में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समान होगी, वैसे सभी भुजाएं समान होगी, ये नियम लागू होगा। समूह कोण समान होंगे, ठीक है, ये नियम हो जाएगा। आसन कोण संपूरक इसमें भी होंगे, ठीक है। विकर्ण है वो क्या होंगे इसमें, विकर्ण देखो ये ऐसे विकर्ण आपस में कटेंगे, तो ये वाला भाग ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे भाग बराबर होंगे, जैसे इसमें बराबर होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, तो ये आपस में कटेंगे, तो ये वाला भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके साथ में विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, यहाँ पे समद्विभाजित, इसमें समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे भी लिखूंगा विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण कटेंगे यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे देखो विकर्ण बराबर होते हैं, ये वाले भाग इसमें भी बराबर होंगे, लेकिन उसके साथ में ये जो कोण बनेगा यहाँ पे वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये याद रखना है। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और विकर्ण क्या होंगे, इसमें भी विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण है वो बराबर होंगे, तो ये आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो इसमें जो विकर्ण है, ये वाले विकर्ण ये आपस में कटेंगे, तो ये भाग आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये आपस में कटेंगे, तो ये वाला भाग मतलब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सभी भुजाएं समान होगी, सभी भुजाएं समान होगी, ये भी आपके इसमें नियम होगा। विकर्ण इसमें बराबर नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, विकर्ण है वो अलग अलग माप के होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम समलंब में। देखिए समलंब में क्या होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। देखो ये चाहे तो ये हो चाहे ये हो, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये जो भुजाओं जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच के जो कोण बनते हैं, ये और ये मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच बने कोण संपूरक होते हैं। मतलब ये वाला कोणा और ये वाला कोणा है वो मिलके 180 डिग्री के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कब, समलंब चतुर्भुज में, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पतंग की। तो देखिए ये जो पतंग है इसमें होता है आसन भुजाओं समान माप की होती है। देखिए ये और ये आसन भुजाएं,
ये भुजा और ये भुजा दोनों जुड़ी हुई है यहाँ पे आसन भुजाएं, तो ये दोनों आसन भुजाएं समान है। इसी प्रकार ये दोनों आसन भुजाएं, ये भुजाएं भी क्या है, समान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका जो विकर्ण खींचते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको समझा, ये विकर्ण खींचते हैं, ये वाला विकर्ण, ये इस विकर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस विकर्ण की बात कर रहा हूँ। ये विकर्ण अगर खींचते हैं, मतलब ये दो समान है, ये और दो समान है, तो इनके बीच में ऐसा विकर्ण खींचते हैं, तो विकर्ण क्या करता है, इस कोने को बराबर 2 भागों में बांटता है, इस कोने को भी बराबर 2 भागों में बांटता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये 60 डिग्री है पूरा कोण ये वाला, तो ये लाइन क्या करती है, इसको बराबर 2 भागों में बांट देती है। ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा अगर ये 60 है तो। और उसके साथ में ये वाले जो कोण होते हैं, ये और ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये कोणा और ये कोणा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये थे चतुर्भुजों के प्रकार और उनके कुछ विशेष गुण। तो ये थी इस अध्याय की बेसिक जानकारी। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1।